कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपके आसपास सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए हो, हम्म। और जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे जैसे कोई जान पहचान थी ही नहीं? हाँ, ये एहसास तो काफी लोगों को होता है। थोड़ा चुभता भी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मसले पर बात करें थोड़ी गहराई में। हम्म। हमारे पास एक खास गाइड है जो इन लेन-देन वाले रिश्तों यानी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स हम्म। और अपनी कदर, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने और कह लें मैनेज करने में मदद देती है। सही। आज की इस गुफ्तगू का मकसद सिंपल है, समझना कि ये होता क्यों है, इससे निपटना कैसे है और सबसे इम्पोर्टेंट इस सब में अपनी इज्जत नफ्स, अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे बचाना है। चलिए इस पर तफसील से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये मौजू जैसे आपने कहा बहुत अहम है। हम्म। शायद आजकल इसकी अहमियत पहले से भी ज्यादा है। हम देखते हैं कि रिश्तों में ये जो लेन देन वाला एंगल है, हम्म। ये ट्रांजैक्शनल होना, ये बढ़ता जा रहा है। हाँ, लगता तो है। ऐसे में खुद को जज्बाती तौर पर संभालना, अपनी कदर को पहचानना, हम्म। ये बहुत जरूरी हो गया है। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जो शायद थोड़ी अजीब लगे सुनने में, लेकिन इस गाइड में इसको एक हकीकत की तरह बताया गया है कि बहुत से इंसानी रिश्ते बुनियादी तौर पर ट्रांजैक्शनल ही होते हैं, मतलब लेन देन पर ही चलते हैं। हाँ, इसमें अरस्तू का भी जिक्र है, एरिस्टोटल का। उन्होंने सदियों पहले 3 किस्म की दोस्ती बताई थी: फायदा, खुशी और वो अच्छाई या भलाई वाली। अच्छा। और गाइड कहती है कि आजकल शायद ये फायदे वाली दोस्ती या रिश्ते हम्म। ये सबसे कॉमन है। मतलब लोग साथ रहते हैं जब तक उनकी जरूरत पूरी हो रही है। एक तरह से हाँ। और ये समझना भी जरूरी है कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों होता है ऐसा। गाइड में कुछ पॉइंट्स हैं इस पर। जैसे कि एक तो है हमारी समाजी कंडीशनिंग। मतलब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मदद करो, सबकी मदद करो, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अपनी हद कहाँ है, कहाँ रुकना है। हाँ, ना कहना नहीं सिखाते या बुरा समझा जाता है। बिल्कुल। फिर दूसरी वजह है खुद की कदर का एहसास कम होना, हम्म। लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। अगर किसी को लगता है कि उसकी अहमियत तभी है जब वो दूसरों के काम आ रहा है, तो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। ये तो है। उसे डर लगता है कि अगर मदद नहीं की तो शायद लोग उसे पसंद नहीं करेंगे या छोड़ देंगे। फिर एक और चीज है मुआशरे की शर्तों वाली मोहब्बत, हम्म। कंडीशनल लव, कि प्यार या कदर तभी मिलेगी जब आप कुछ दे रहे हो। ये सोच रिश्ते को ना एक किस्म का सौदा बना देती है। सही। और आखिर में आजकल के दौर में जैसे वक्त की कमी है, सोशल मीडिया है, तो गहरे रिश्तों की कमी भी एक वजह है। कनेक्शंस तो शायद हजारों हों, पर असल गहरा ताल्लुक वो कम होता जा रहा है। ये तो बहुत सारी वजूहात हैं और सुनकर लगता है कि ये सिर्फ दूसरों की गलती नहीं, कुछ हमारे अंदर भी है, कुछ हमारे माशरे में भी है जो इस तरह के रिश्तों को पनपने देता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर ये पता कैसे चले कि कौन सा रिश्ता वाकई मतलब का है, कौन सा नहीं? गाइड में कुछ निशानियां, कुछ रेड फ्लैग्स बताए होंगे। हाँ, बिल्कुल। कुछ क्लियर साइंस हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहली तो है एक तरफा कोशिश। मतलब रिश्ता सिर्फ आप ही चला रहे हैं, आप ही कॉल कर रहे हैं, आप ही मदद कर रहे हैं। जब आपको जरूरत पड़ी तो दूसरा बंदा गायब। दूसरी निशानी है सिर्फ जरूरत पर राब्ता। वो याद ही तब करेंगे जब उन्हें कुछ चाहिए हो, पैसा, वक्त, कोई मशवरा, कोई फेवर। बाकी टाइम में आप जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है। मतलब वो सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। टेकर्स नॉट गिवर्स। और क्या निशानियां हैं? एक और इम्पॉर्टेंट साइन है जज्बाती लगाव की कमी। उनको आपकी जिंदगी में, आपकी खुशियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। शायद आपकी किसी कामयाबी पर ठीक से मुबारकबाद भी न दें या अंदर ही अंदर जलें। लेकिन हाँ, अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए फौरन आ जाएंगे। अच्छा। फिर है तारीफ या शुक्रिया अदा ना करना। मतलब आपकी एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लेना। कभी ये एहसास न दिलाना कि हाँ, आपकी मदद की कदर है। और सबसे शायद खतरनाक चीज है जज्बाती मैनिपुलेशन। वो कैसे? जैसे आपको गिल्ट फील करवाना अगर आप मदद ना कर सको, या इल्जाम लगा देना, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि आप मजबूर हो जाओ उनका काम करने पर। उफ, ये सुनकर ही थकान हो रही है। जाहिर है अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो तो इसका असर भी कुछ अच्छा ही नहीं होता होगा ना, नफसियाती तौर पर। हरगिज नहीं। गाइड में इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पर भी बात हुई है, और वो काफी काफी गहरे हो सकते हैं।
सबसे पहला और सीधा असर तो अपनी खुदारी पर शक है, डैमेज टू सेल्फ एस्टीम। जब लोग बार बार इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं तो इंसान सोचने लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं इस काबिल ही नहीं। ये सोच सेल्फ वर्थ को बिल्कुल खत्म कर सकती है। और अगर बार बार ऐसा हो तो फिर तो शायद लोगों पर से भरोसा ही उठ जाता होगा। बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा असर है, भरोसे का खात्मा, इरोजन ऑफ ट्रस्ट। जब बार बार धोखा मिलता है तो इंसान हर नए शख्स को भी शक की नजर से देखने लगता है। वो किसी पर आसानी से एतबार नहीं कर पाता। सही। और ये फिर नए सेहतमंद रिश्ते बनाने में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। तीसरी चीज है जज्बाती थकान, इमोशनल एग्जॉस्शन। हर वक्त ऐसे लोगों से डील करना जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, ये आपको अंदर से बिल्कुल ड्रेन कर देता है। और इस सब का नतीजा क्या होता है? अक्सर तन्हाई का एहसास, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। जब लगता है कि कोई सच में परवाह नहीं करता तो इंसान खुद को लोगों से दूर कर लेता है। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो ये सारे असरात उन्हीं निशानियों का ही रिजल्ट है। वो एक तरफा कोशिश, शुक्रिया ना मिलना, मैनिपुलेशन, ये सब मिलकर इंसान को थका देते हैं और उसके खुद पर जो एतमाद है उसको चोट पहुंचाते हैं। ये वाकई एक सीरियस सिचुएशन लगती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि गाइड सिर्फ मसला बताकर नहीं रुकती, इससे निपटने के तरीके भी बताती है। तो सबसे अहम कदम क्या बताया गया है? सबसे बुनियादी चीज जिस पर गाइड सबसे ज्यादा जोर देती है वो है अपनी हदूद यानी बाउंड्रीज कायम करना। और सिर्फ कायम करना नहीं, उन पर कायम रहना भी। बाउंड्रीज, ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल, खास तौर पर अगर ना कहने की आदत ना हो। बिल्कुल, ये ना कहना वाकई एक स्किल है जो सीखनी पड़ती है। तो बाउंड्रीज सेट करने के लिए गाइड कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताती है। अच्छा, जैसे? कुछ खास बातें हैं। पहला, नहीं कहना सीखना, पोलाइटली लेकिन क्लियरली। ये खुदगर्जी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। दूसरा, अपनी तरजीहात यानी प्रायोरिटीज को वाजे करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका वक्त, आपकी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए। ठीक। तीसरा, अगर कोई आपकी बाउंड्री क्रॉस करे तो उस पर फौरन बात करना, कामली लेकिन बात जरूर करना। चुप रहने से लोग समझते हैं कि ये चलता है। सही। और चौथा, मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। बाउंड्रीज तभी काम करती हैं जब आप उन पर हमेशा कायम रहें। कभी हाँ कभी ना, इससे काम नहीं चलता। जैसे सोर्स में वो राहुल की मिसाल थी ना, ऑफिस में कॉलीग आखिरी वक्त पे काम दे देता था। हाँ, याद है। उसने फिर सीखा कि कह दे, सॉरी मैं अभी नहीं कर सकता, अगली बार थोड़ा टाइम से बताना। ये सिंपल सा जुमला ही बाउंड्री है ना। बिल्कुल, ये तो हो गई बैरूनी हिफाजत, मतलब लोगों से डील करने का तरीका। लेकिन वो जो अंदर का नुकसान होता है, सेल्फ वर्थ का, उसको कैसे ठीक किया जाए? ये बहुत अहम सवाल है और गाइड इस पर मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा फोकस करती है कि असल काम है अपनी कदर को अंदर से महसूस करना। बाहर के वैलिडेशन, एक्सटर्नल अप्रूवल, उस पर डिपेंड नहीं करना। ये सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें वक्त लगता है, लेकिन इसके बगैर असल सस्टेनेबल तब्दीली नहीं आती। तो ये जो कहते हैं इंटरनल वैलिडेशन सिस्टम बनाना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब क्या है? कोई कैसे करे ये? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि तारीफ बुरी चीज है या हमें अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, सबको चाहिए होती है। लेकिन आपकी अपनी नज़र में आपकी कीमत, आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंड ना करे कि बॉस ने आज क्या कहा या सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले। सही। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए गाइड कुछ टेक्निक्स बताती हैं। एक है सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज थोड़ा सा वक्त निकालकर सोचना, मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यूज क्या हैं, मेरी असल ख्वाहिशात क्या हैं। खुद को जानना। हाँ। दूसरा, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को रिकॉग्नाइज करना। अक्सर हम बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और छोटी अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं। उन्हें याद रखना, शायद लिख लेना। ठीक है। तीसरा, मनफी सोचों को चैलेंज करना। वो जो अंदर से आवाज आती है ना कभी कभी, तुम अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, उस आवाज को पकड़ना और उसको चैलेंज करना। खुद से नरमी से पेश आना। सेल्फ कंपैशन। बिल्कुल, खुद पर रहम खाना। गलतियां सबसे होती हैं,
उन पर खुद को कोसते रहने के बजाय उनसे सीखना। और 5वां, अपनी प्रोग्रेस को अपने पिछले आप से कंपेयर करना, ना कि दूसरों से। वो यंग प्रोफेशनल वाली मिसाल थी ना गाइड में। हाँ, जो हमेशा बॉस की अप्रूवल ढूंढता था। राइट। उसने फिर ये सीखा कि प्रोजेक्ट के बाद वो खुद से पूछे, क्या मैंने इसमें अपना बेस्ट दिया? क्या मैंने इससे कुछ नया सीखा? धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ बॉस की राय से अलग हो गई। ये एक अहम सवाल पैदा करता है कि हम अपनी कदर की तस्दीक अंदर से ढूंढ रहे हैं या बाहर वालों से मांग रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो बाउंड्री सेट करना और अपनी कदर अंदर से महसूस करना, ये 2 बड़े हथियार हो गए। इसके अलावा क्या लोगों को बेहतर जज करने या परखने के लिए भी कुछ टिप्स हैं इस गाइड में? हाँ बिल्कुल। गाइड कहती है कि वक्त के साथ ये समझना जरूरी है कि कौन आपका दोस्त है और कौन सिर्फ मतलब निकाल रहा है। इसके लिए वही रेड फ्लैग्स काम आते हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया। जैसे? थोड़ा दोबारा बता दें। जैसे, क्या कोई सिर्फ जरूरत पर याद करता है? क्या वो आपकी खुशी में सच में खुश होता है या सिर्फ फॉर्मेलिटी करता है? क्या वो मैनिपुलेशन करता है, जैसे गिल्ट फील करवाना या गैसलाइटिंग करना? गैसलाइटिंग मतलब? गैसलाइटिंग मतलब किसी को उसकी अपनी रियलिटी पर, उसके एहसास पर, उसकी सोच पर शक करने पर मजबूर करना। कहना कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो या ऐसा तो हुआ ही नहीं था। समझ गया। बहुत सटल तरीका है मैनिपुलेशन का। हाँ, और सबसे अहम, लोगों की बातों से ज्यादा उनके एक्शंस को देखना। अल्फाज तो सस्ते होते हैं, असल पता अमल से चलता है। कौन वक्त पर साथ देता है, कौन नहीं। बिल्कुल। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमेशा। लेकिन एक बात है, सिर्फ मतलबी लोगों से बचना तो आधी कहानी हुई ना। अच्छे सेहतमंद रिश्ते बनाना भी तो जरूरी है, वरना इंसान अकेला रह जाएगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। गाइड इस बात पर भी उतना ही जोर देती है कि नेगेटिव को हटाना है, लेकिन पॉजिटिव को लाना भी है। असली, गहरे, मीनिंगफुल रिश्ते कैसे बनाएं? हाँ, कैसे? इसके लिए भी कुछ नुक्ते हैं। पहला, ऑथेंटिक रहना, अपना असली चेहरा दिखाना। जो आप हैं वही बने। मास्क पहनकर शायद लोग अट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन वो रिश्ता सच्चा नहीं होगा, गहरा नहीं होगा। सही। दूसरा, थोड़ी वल्नरेबिलिटी दिखाना। मतलब कभी कभी अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी फीलिंग्स शेयर करना। इसमें रिस्क जरूर है, लेकिन गहरे कनेक्शंस ऐसे ही बनते हैं जब आप किसी पर ट्रस्ट करके कुछ शेयर करते हैं। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है। तीसरा, दूसरों को दिल से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ अपनी कहने के लिए नहीं, दूसरे को समझने के लिए सुनना। चौथा, रिश्ते में लेन देन का तवाजुन रखना, म्यूचुअल सपोर्ट। सिर्फ देना या सिर्फ लेना नहीं, दोनों तरफ से होना चाहिए। बैलेंस। हाँ, बैलेंस। और 5वां, क्वालिटी पर फोकस करना, क्वांटिटी पर नहीं। वही बात कि सोशल मीडिया के हजारों फॉलोअर्स से बेहतर वो चंद दोस्त हैं जो आपके लिए वाकई मौजूद हों। वो मिसाल थी ना, 5 दोस्त जो रात 2 बजे भी फोन उठा लें, उन हजारों फ्रेंड्स से बेहतर हैं जो सिर्फ लाइक करते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये तो जिंदगी का असूल होना चाहिए हर चीज में। गाइड में स्टोइक फलसफे का भी जिक्र था, स्टोइसिज्म। वो थोड़ा मतलब आम इंसान के लिए मुश्किल तो नहीं लगेगा? शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन स्टोइसिज्म के जो बुनियादी असूल है ना, वो आज की जिंदगी में, खासकर जब लोग डिसअपॉइंट करते हैं या हर्ट करते हैं, तो बहुत मददगार हो सकते हैं। गाइड ने इसको बहुत आसान तरीके से बताया है। अच्छा, क्या नुक्ते हैं उसके? पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, ये समझना कि आपके कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। दूसरों का बिहेवियर, उनके एक्शंस, वो आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं, आपकी सोच, आपका रिस्पॉन्स, वो आपके कंट्रोल में है। इस पर फोकस करें। आसान नहीं है, पर बात तो अहम है। दूसरा, रिजेक्शन को एक नया रास्ता समझें। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है या कोई दरवाजा बंद होता है, तो उसे ऐसे देखें कि शायद ये किसी बेहतर चीज की तरफ इशारा है, रीडायरेक्शन है। तीसरा, अपनी कदर अपने किरदार से जोड़ें। आप कितने ईमानदार हैं, कितने बहादुर हैं, कितने नेक हैं, इससे अपनी वैल्यू डिफाइन करें, ना कि इससे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। सही। चौथा,
शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, उन चीज़ों पर फोकस करना जो आपके पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं। और 5वां, हाल में रहना, प्रेजेंट मोमेंट में। माजी के पछतावों या फ्यूचर की एंग्जाइटीज में गुम रहने के बजाय आज पर फोकस करना। वो बिजनेस पार्टनर वाली मिसाल थी ना जिसने धोखा दिया। हाँ, स्टोइक अप्रोच ये होगा कि ठीक है, मैं उसकी बेईमानी को तो नहीं बदल सकता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी, अपना सच, उसको बरकरार रख सकता हूँ और इस तजुर्बे से सीख सकता हूँ कि आगे कैसे एहतियात करनी है। ये मेरे कंट्रोल में है। ये तो काफी एम्पावरिंग लग रहा है सुनने में। और एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से उभरने की कुव्वत। इसके बारे में क्या कहा गया है? रेजिलियंस भी एक स्किल की तरह है। कुछ लोगों में नेचुरली ज्यादा होती है, लेकिन इसको सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। गाइड कहती है कि इसके लिए कुछ चीजें मदद करती हैं, जैसे एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनाना, ऐसे लोग जिन पर आप बुरे वक्त में डिपेंड कर सकें। जरूरी है। फिर अपनी सेहत का ख्याल रखना, सेल्फ केयर, जिस्म का भी, जहन का भी। अक्सर मुश्किल वक्त में हम ये भूल जाते हैं। फिर माजी के तजर्बात से सीखना, याद करना कि पहले जब मुश्किल आई थी तो कैसे फेस किया था, क्या काम आया था। ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना जो आपको मकसद और खुशी दें, कोई हॉबी, कोई सोशल वर्क। और एक ग्रोथ माइंडसेट रखना, यानी हर मुश्किल को, हर गलती को एक सीखने का मौका समझना, ना कि एक नाकामी। वो तलाक याफ्ता खातून वाली मिसाल थी ना गाइड में। जी। उसने मुश्किल वक्त में थेरेपी ली, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया, नए शौक अपनाए। ये सब उसकी रेजिलियंस को बिल्ड करने में मददगार साबित हुआ। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज मिलकर वाकई एक काफ़ी मजबूत प्लान बनाती हैं। एक आखिरी बात जो मुझे गाइड में बहुत बहुत अहम लगी, वो थी अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी को हर हाल में कायम रखना, चाहे सामने वाला कितना ही बुरा सलूक क्यों ना कर रहा हो। बिल्कुल, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अपनी डिग्निटी मेंटेन करने का मतलब है अपनी वैल्यूज़ पर कायम रहना, अपने उसूलों पर सौदा न करना। जब आप किसी बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हों, तो रिस्पेक्टफुल लेकिन फर्म रहना, इज्जत से बात करना लेकिन अपनी बात पर कायम रहना। और गुस्सा, बदला लेने की ख्वाहिश, उससे बचना। गाइड कहती है बदला लेने की सोच से बचना चाहिए, क्योंकि वो आपको भी उसी लेवल पर ले आती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को शो करना और दूसरों से मुकाबला ना करना, कंपैरिजन से बचना। हर किसी का अपना सफर है। जैसे गाइड में मिसाल थी, अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे तो चीखने, चिल्लाने या लड़ने के बजाय कामली कहना, मुझे लगता है हमारी सोच या प्रायोरिटीज अब नहीं मिलती, मैं इस कॉन्वर्सेशन को यहीं खत्म करना चाहूंगा, या मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये आपकी डिग्निटी कायम रखता है। समझ गया। और अगर ये सब स्ट्रैटेजीज, ये सब तरीके खुद अप्लाई करना मुश्किल लग रहा हो, ओवरवेलमिंग लग रहा हो, तो गाइड ये भी साफ साफ कहती है कि प्रोफेशनल मदद लेना, जैसे थेरेपी या काउंसलिंग, ये कोई कमजोरी की अलामत नहीं है, बल्कि ये अक्लमंदी और ताकत की निशानी है कि आप अपनी मदद करना चाहते हैं। कभी कभी एक ट्रेंड प्रोफेशनल का न्यूट्रल पर्सपेक्टिव वो चीजें दिखा देता है जो हम खुद या हमारे दोस्त नहीं देख पाते। बिल्कुल सही। हमने बहुत सी स्ट्रैटेजीज पर बात की। राहुल, आयशा और अहमद की जो मिसालें गाइड में थीं, वो भी तो इन्हीं सब चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे ना अपनी सिचुएशंस में। हाँ बिल्कुल। राहुल ने ऑफिस पॉलिटिक्स में बाउंड्री सेट की, आयशा ने फैमिली में ना कहना सीखा और जो रिश्ते सिर्फ मतलब के थे उनसे थोड़ा फासला बनाया, और अहमद ने जब दोस्ती में धोखा खाया तो उसने स्टोइसिज्म और इंटरनल वैलिडेशन के जरिए खुद को दोबारा खड़ा किया। ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं इन्हीं स्ट्रैटेजीज के। तो इस सब का मतलब क्या है, अगर हम इस सब को समेटें? शायद यही कि ये जो लेन देन वाले रिश्ते हैं, ये जिंदगी की एक हकीकत हैं। शायद हम इनसे बच ना सकें पूरी तरह, लेकिन हमारी कद्र कीमत, हमारी वैल्यू उनकी मोहताज नहीं है। बिल्कुल। असल ताकत अपनी कदर को अंदर से पहचानने में है, अपनी हुदूद मुकर्रर करने में है, और सच्चे गहरे रिश्तों को अहमियत देने में है। जैसा कि गाइड का वो आखिरी जुमला था, बहुत पावरफुल, आपकी वैल्यू आपकी अपनी है, किसी और की जरूरत या राय से नहीं बनती। और आखिर में एक सवाल शायद लिसनर्स के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो खुद कभी सोचें कि क्या असल चैलेंज सिर्फ उन लोगों को पहचानना है जो ट्रांजैक्शनल हैं, या ये समझना भी है कि वो कौन सी मजबूरियां, कौन सी कमजोरियां या कौन से समाजी दबाव हैं जो उन्हें ऐसा बिहेव करने पर उकसाते हैं। ये एक अलग एंगल है। हाँ, ये समझ शायद थोड़ी हमदर्दी पैदा कर सकती है, लेकिन हाँ,
अपनी हदूद तोड़े बगैर। इस पर सोचना शायद इस पूरे मसले को एक मुख्तलिफ रोशनी में देखने में मदद दे सकता है।